अब आते हैं करंट लायबिलिटीज पे। देखो कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज हैं। सबसे पहले यहां लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, ठीक है। सबसे पहले जो करंट लायबिलिटी लिखी है वो है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स के साथ अक्सर एक वर्ड यूज किया जाता है, सैंड्री क्रेडिटर्स, SUNDRY। सुंदरी ना बोलना भाई, क्योंकि अक्सर लोग इसको बोलते हैं सुंदरी क्रेडिटर्स, ठीक है। सैंड्राई क्रेडिटर्स नहीं, सैंड्री। क्या बोला जाता है? सैंड्री। और सैंड्री का मतलब होता है टोटल। सैंड्री का मतलब क्या होता है? टोटल क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स होते कौन है? क्रेडिटर्स हमारे सप्लायर होते हैं। अब सबको पता होना चाहिए सप्लायर कौन होते हैं। सप्लायर वो बंदे होते हैं जिनसे हम सामान परचेज करते हैं, ठीक है। हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ परचेज करेंगे ना, तो जिनसे हम परचेज करेंगे वो हमारे सप्लायर होते हैं, जो हमको बेच रहे हैं सामान। तो हम तो परचेजर हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। जिनसे हम परचेज कर रहे हैं वो हमारे क्या होते हैं? सप्लायर। लेकिन बिजनेस में एक सिस्टम बड़ा सीधा सा है। मान लो आपकी एक जनरल स्टोर है, मान लो, है नहीं है, हमें नहीं मालूम, मान लो आप दुकान पे बैठे हुए हो, दो लोग आते हैं। एक बंदा आया और उसने 500 का सामान लिया, उसने आपको 500 दिया और चल दिया। आप ज्यादा से ज्यादा क्या लिखोगे कि आपके पास 500 रुपए आ गए। वो कौन था, कितने का सामान लिया, क्या करोगे लिख के यार? उसने आपको पैसा दिया और जो चीज आप बेच रहे थे लेके चला गया। लेकिन दूसरा वाला उधार में खरीद रहा है, उसने कहा बाद में पैसा देंगे। तो जो बाद में पैसा देगा ना, तो कितना याद रख पाओगे? पता है ना मुन्नू भैया, कहां याद रख पा रहे थे? तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे कि इनसे हमें इतना लेना है, ठीक है। तो सेम वे बेचने वाला भी लिखता है, खरीदने वाला भी लिखता है। क्यों? दोनों का लिखना क्यों जरूरी है? रीजन इज कि अगर सिर्फ हम लिख रहे हैं, जैसे अगर आप काफी साल पहले चले जाओ, ठीक है, तो गांव में लाला जी होते थे, सेठ जी, ठीक है, ठाकुर जी, गांव के जो है जमींदार होते थे। गांव वाला आता था, उनसे पैसे उधार लेता था। अब गांव वाला पढ़ना लिखना नहीं जानता था, वो जाहिल था, लाला जी लिख लेते थे। अब होता क्या था, सालों गुजर गए हैं, वो बेचारा अपना कर्जा नहीं चुका पा रहा है, वो इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि लाला जी क्या करते थे ना, लाला जी को पता है वो बंदा नहीं लिख रहा है, वो तो जाहिल है, हम ही लिख रहे हैं, वो मैनिपुलेट कर देते थे। इसलिए दोनों का लिखना जरूरी है कि भाई हम अगर तुमसे खरीद रहे हैं तो तुम भी अपनी बुक में लिखो, हम भी अपनी बुक में लिखें, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। कल को ये ना हो हम कहें 10,000 रुपए लेना है, तुम कहोगे नहीं सिर्फ 8,000 देना है। इसलिए दोनों का लिखना जरूरी है। तो हम यहां पे बेच रहे हैं, ठीक है, सॉरी, हम यहां पे परचेज कर रहे हैं, तो हम जिससे परचेज कर रहे हैं वो सप्लायर है। हम खरीद रहे हैं ना, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे। बेचने वाला तो लिखेगा लिखेगा, लेकिन हम उधार में खरीद रहे हैं तो भी हम लिखेंगे। तो ये वो सप्लायर है जिनसे हम क्या करते हैं? फ्रॉम whom गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर्स कौन से सप्लायर होते हैं? क्रेडिटर्स वो सप्लायर होते हैं जिनसे हम उधार में खरीदते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स हमारे वो सप्लायर्स होते हैं जिनसे हम उधार में खरीदते हैं। क्रेडिट मतलब उधार में परचेज करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। तो इनको एक और नाम है सैंड्री क्रेडिटर्स, टोटल क्रेडिटर्स। अब मान लो तुम 5 लोगों को बेच रहे हो, मुन्नू, बबलू, सोनू, चिंकू, मिंकू, तुम इन सबको बेच रहे हो या इन सबसे खरीद रहे हो। चलो हम लोग तो सप्लायर्स की बात करें ना। तुम मुन्नू से भी खरीद रहे हो, तुम सोनू से भी खरीद रहे हो, तुम मोनू से भी खरीद रहे हो, तुम गोनू से भी खरीद रहे हो, तुम चिंकी से भी खरीद रहे हो सामान, तुम पिंकी से भी सामान खरीद रहे हो। तुम 6 लोगों से सामान खरीद रहे हो, उधार में खरीद रहे हो, तो तुम सबका अकाउंट बनाओगे। सोनू, मोनू, गोनू, मुन्नू, चिंकी, पिंकी, तुम सबका अकाउंट बनाओगे। एंड में क्या करोगे? सबका टोटल कर लोगे और वो बोलोगे सैंड्री क्रेडिटर्स, कि सारे सप्लायर्स का टोटल ये। तो इंडिविजुअली सबका रिकॉर्ड करके टोटल एक जगह दिखाते हैं, तो इसलिए बोलते हैं सैंड्री क्रेडिटर्स। एक और वर्ड यूज करते हैं इनके लिए, ट्रेड क्रेडिटर्स। अभी समझ गए ना सैंड्री क्रेडिटर्स क्यों कहते हैं? देखो एक तो हो गया क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ठीक है,
सैंड्री क्यों वर्ड लगाते हैं वो समझ गए टोटल करके। ट्रेड क्रेडिटर्स कौन होते हैं? अब देखो क्रेडिटर्स कोई भी हो सकता है, जिसको हमें पैसा वापस करना है वो मेरा क्रेडिटर है। तो ट्रेड क्रेडिटर्स, नॉर्मली क्रेडिटर्स जब होते हैं वो ट्रेड क्रेडिटर्स ही होते हैं, ठीक है। वो इन सप्लाई जिनसे हमने उधार में खरीदा है उनको हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स। तो इनके अलावा और कोई क्रेडिटर हो सकता है? हो सकता है। किसी की जगह हमने किराए पे लिए, किसी की जगह हमने किराए पे दिए और रेंट पे नहीं किया है, तो हम बोल सकते हैं क्रेडिटर्स फॉर रेंट। कि अभी तक हमने रेंट नहीं पे किया है ना, हमें इनको रेंट देना बाकी है, 10,000 का रेंट देना बाकी है, तो वो हो जाएगा क्रेडिटर्स फॉर रेंट। तो क्रेडिटर्स आप देखो, क्रेडिटर्स हमारा कोई भी हो सकता है जिसको हमें पैसा देना है, जिसको हम कुछ ओ करेंगे हम उसको क्रेडिटर्स बोल सकते हैं। हम जिसको भी ओ करेंगे हम उसको क्रेडिटर्स बोल सकते हैं। नॉर्मली हम लोग जो क्रेडिटर्स वर्ड यूज करते हैं तो वो ट्रेड क्रेडिटर्स के लिए यूज करते हैं, मतलब जिनको हम गुड्स बेच रहे हैं। और सैंडी क्रेडिटर्स का मतलब ट्रेड क्रेडिटर्स का टोटल होता है। सैंडी क्रेडिटर्स का क्या मतलब होता है? ट्रेड क्रेडिटर्स का टोटल, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्रेडिटर्स। अब अगली लायबिलिटी है करंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है? बिल्स पेबल एक डॉक्यूमेंट होता है। बिल्स पेबल क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है। वैसे तो ये पूरा एक सिलेबस था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बट वो सीबीएसई से हट गया है, ठीक है, उसे वाईएससी में ही बचा है। बिल्स पेबल एक डॉक्यूमेंट होता है। अब ये डॉक्यूमेंट कौन लिखता है, क्या लिखता है, थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं। हमने किसी को सामान बेचा है, ठीक है, और हमें उससे पैसा लेना है। याद रखो, एग्जांपल के थ्रू करते हैं इसको। ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट 10,000। ए ने बी को उधार पे बेचा है, इसका मतलब ए को बी से कितना लेना है? 10,000 रुपए। तो जिसको पैसा लेना होता है वो एक ऑर्डर राइट करता है, लिखता है, एक रिटन ऑर्डर। ये ऑर्डर किसको? बी को, क्योंकि इसको बी से पैसा लेना है ना। तो रिटन ऑर्डर बी के लिए होता है, और किस चीज का ऑर्डर होता है? रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो बिल्स पेबल क्या होता है? जिसको पैसा लेना होता है ना, वो एक कागज पे लिखता है कि भैया 5 तारीख को इतना पैसा तुम हमें दोगे, ठीक है। तो ए ने लिखा, क्योंकि ए ने बेचा, ए को पैसा लेना है। ए ने बी से लिखा, बी के लिए लिखा कि भैया 5 तारीख को तुम हमें इतना पैसा दोगे, 10,000 रुपए 5 तारीख को तुम हमें दोगे। बी कहता ठीक है। तो वो जो कागज का टुकड़ा होता है ना, रिटन ऑर्डर, उसको बोलते हैं हम लोग बिल्स पेबल। इसका एक बहुत सिंपल सा वर्जन, आपके पापा अगर बिजनेस करते हैं तो पापा से पूछना, वो बताएंगे। पापा ने किसी को सामान बेचा, ठीक है, पापा ने किसी को सामान बेचा। इस पर भी एक चीज और हम आते बताते हैं। पापा ने किसी को सामान बेचा और जब पैसा लेने गए तो उसने एक पर्ची दे दी, कागज का टुकड़ा दे दिया, जिसमें उसने अपनी साइन कर दी, डेट लिख दी और अमाउंट लिख दी। वो पर्ची एक तरीके से ये डॉक्यूमेंट होती है, सिंपल फॉर्म में अगर बोला जाए। इसका क्या मतलब है? अब उसमें डेट लिखी है 10 जून, तो पापा 10 जून को जब जाएंगे उसको पर्ची देंगे, तो उस पर्ची के बदले में आपको क्या मिलेगा? चेक मिलेगा, और फिर उस चेक से आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो उस पर्ची को पापा यूज भी कर सकते हैं। किसी और से सामान खरीदा, उसको पर्ची दे दी कि देखो इस पर्ची पे उन्होंने साइन किया है, अपनी स्टैंप लगाई है कि वो हमें पैसा देंगे, ये ले लो पर्ची, तुम जाके पैसा ले आना, ठीक है। तो ये बिल्स पेबल किसके लिए हुआ? बी के लिए हुआ, ठीक है। तो जब हम उधार में खरीदते हैं तो मेरे पास एक रिटन ऑर्डर आ जाता है। मेरे पास क्या आ जाता है? एक रिटन ऑर्डर पेमेंट करने का। उस कागज पे, वो रिटन ऑर्डर एक कागज का टुकड़ा होता है जिसपे लिखा होता है कि इस तारीख को आप इतनी पेमेंट करोगे। तो वो कागज का टुकड़ा मेरे लिए क्या बन जाता है? बिल्स पेबल। और ए के लिए वो कागज का टुकड़ा रिसीवेबल बन जाता है, क्योंकि ए को उस कागज के बदले में पैसा मिलना है। ये चीज समझना, बी के लिए वो बिल्स पेबल है, ए के लिए रिसीवेबल है। क्योंकि ए ने बेचा था तो ए को पैसा मिलना है, तो रिसीवेबल, और बी ने उधार में खरीदा था तो बी को पैसा देना है,
बिल्स पेबल। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि सर क्रेडिटर्स भी तो वही हैं, बिल्कुल वही हैं, क्रेडिटर्स वही हैं, लेकिन जब वही क्रेडिटर हमको लिख के दे देंगे कि भैया इस दिन हमको पैसा देना, तो वो बिल्स पेबल बन जाएगा, वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा बिल्स पेबल। ठीक है, तो ये हो गया बिल्स पेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? नॉर्मली अगर आपका बैंक में अकाउंट है, आप बैंक में जाओ और आपके बैंक में पड़े हैं 100 रुपए, तो आप चाहो कि 101 रुपए उसमें से विड्रॉ कर लो, बैंक कभी परमिशन नहीं देगा। जितने आपके अकाउंट में बैलेंस है आप उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने किसी को चेक दे भी दिया तो वो चेक क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा। लेकिन बिजनेसमैन के साथ ऐसा नहीं है, बिजनेसमैन का चलता है करंट अकाउंट। ठीक है, बिजनेसमैन का चलता है करंट अकाउंट। तो बिजनेसमैन के लिए बैंक एक स्पेशल चीज लेके आता है, वो कहता है कि यार हम तुम्हें एक फैसिलिटी दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक उसको अपने कस्टमर को खुश करना चाहता है, उसको पता है बिजनेसमैन है, कई करोड़ का ये टर्नओवर हमसे करेगा, करोड़ों में नहीं करेगा तो लाख में तो करेगा करेगा, तो रेगुलर बेसिस पे मेरे अकाउंट में पैसा आएगा जाएगा, बाद में उसके हम सर्विसेज इससे चार्ज करेंगे। तो बैंक एक हमको फैसिलिटी देता है बिजनेसमैन को कि यार कभी तुमको पैसे की जरूरत हो और तुम्हारे अकाउंट में पैसा ना हो, हम तुम्हें देंगे। ठीक है, लोन एक अलग चीज हो गई, वहां पूरा पेपर वर्क करके आप कोई चीज सिक्योरिटी रख के लोन लोगे बैंक से, वो एक अलग चीज हो गई। ये भी एक लोन का ही फॉर्म है, लेकिन सिंपल फॉर्म है। सिंपल फॉर्म क्यों है? क्योंकि मान लो अभी कोई फेस्टिवल आ रहा है तो वर्कर को छुट्टी करनी है, और वर्कर का सिस्टम बड़ा सीधा सा होता है कि अगर आप उसकी छुट्टी करो किसी फेस्टिवल से पहले तो उसको कुछ पैसा दे दो। उसका सिंपल है कि भैया त्योहार आ रहा है कुछ पैसा दे दो। तो अब अगर आप बिना पैसा दिए उसको भेज दोगे, एक तो जाएगा नहीं, चला गया ना तो वापस आएगा नहीं, तो आपको उसको पैसा देना है, अर्जेंट हो गया, अब आपके पास तो पैसा ही नहीं है, आपने देखा अरे अकाउंट में भी पैसा नहीं, चेक लगी थी अभी तक तो पैसा आया नहीं है। उस केस में क्या होएगा? बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है कि तुरंत आपको पैसा मिल जाए, वो फैसिलिटी कहलाती है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक अलाउज करंट अकाउंट होल्डर्स to withdraw more than the available balance up to certain limit। तो इसके लिए क्या होता है ना, बस आपको बताना पड़ता है, बैंक मैनेजर को इन्फॉर्म कर देते हो कि भाई एक हम चेक लगा रहे हैं, आप उसको क्लियर कर देना। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि आपके अकाउंट में बैलेंस जो था, आपके अकाउंट में बैलेंस था 50,000 का, आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट दे रखी है बैंक ने 2 लाख की। आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट बैंक ने कितनी दे रखी है? 2 लाख की। तो इसका क्या मतलब है कि आप अपने अकाउंट से टोटल जो विड्रॉ कर सकते हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो 2 लाख प्लस बैलेंस। मतलब आप अपने बैलेंस से एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हो 2 लाख। तो अगर आपके बैलेंस में 50,000 है तो आप मैक्सिमम कितना विड्रॉ कर सकते हो? 2,50,000। अगर आपके बैलेंस में 0 है तो भी आप पूरा 2 लाख विड्रॉ कर सकते हो। ये होता है ओवरड्राफ्ट। तो ये जितना आप एक्स्ट्रा विड्रॉ करोगे ना, वो नेगेटिव बैलेंस के फॉर्म में शो करेगा। जितना आप एक्स्ट्रा विड्रॉ करोगे वो नेगेटिव बैलेंस के फॉर्म में शो करेगा। और ये जो ओवरड्राफ्ट होता है ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, और बैंक इसमें एक्सपेक्ट करता है कि भाई आप तुरंत पैसा जमा करिए। ठीक है, मतलब आप उसी दिन कोशिश करिए जमा कर दीजिए, नेक्स्ट डे तक जमा कर दीजिए। बैंक इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रखता है, क्योंकि बैंक नहीं चाहता ना इसका मिसयूज हो। ये तो एक इमरजेंसी के लिए बैंक ने हमको फैसिलिटी दे रखी है, और बिजनेसमैन इसको इमरजेंसी में यूज करता है। तो ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। अब आते हैं हम लोग लास्ट के 2 पे, अरे सॉरी 4th और 5th पे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको समझो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनको हम लोग कहते हैं एक्सपेंसेस ड्यू।
एक्सपेंसेस ड्यू, ठीक है, या फिर ड्यू बट नॉट पेड। भाई हमारे घर में बिजली का बिल आता है, हमारे घर में फोन का बिल आता है, ठीक है, गैस का बिल भी आता है, अगर गैस पाइपलाइन वाली है तो कई बिल आते हैं हमारे यहाँ, और हर बिल पे एक ड्यू डेट होती है कि भैया इस दिन पे कर देना। जैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो नॉर्मली क्रेडिट कार्ड पे आता है ड्यू डेट कि भैया 5th, या अगर आपकी EMI कटती है तो मान लो उसमें लिखा है 5 अप्रैल तक पे कर देना, ये ड्यू डेट है, ठीक है। अगर आप पे कर दोगे तो ठीक है, अगर आपने पे नहीं किया तो वो एक्सपेंस जो है, ठीक है, वो कहलाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, जो ड्यू हो चुका है लेकिन आपने पे नहीं किया, आपने काम करवा लिया है लेकिन पैसा नहीं दिया है। तो एक बंदा जो आपके यहां जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी है 20,000 पर मंथ, तो पूरे साल की उसकी सैलरी बनेगी 2,40,000, जिसमें से आपने उसको पे किया है सिर्फ 2,20,000, यानी कि बाकी का 20,000 अनपेड है। तो ये कहलाएगा आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये लायबिलिटी होती है। जाहिर सी बात है इसको शॉर्ट टर्म इसलिए रखा गया है, यार उसकी सैलरी है कब तक रोकोगे, 1-2 महीने ही डील होगी ना, ज्यादा पे तो कर ही दोगे। तो आउटस्टैंडिंग हमेशा याद रखना, ये करंट ईयर का एक्सपेंस होता है जो अभी तक पे नहीं हुआ है। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का वो एक्सपेंस है जो आपने पे नहीं किया है, मतलब आपने काम करवा लिया है बट उसका पैसा नहीं दिया है, उसको बोलते हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग या फिर अनपेड, ठीक है। कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट टर्म पे आते हैं हम लोग, अनअर्न्ड इनकम। अर्नड, कोई चीज आप अर्न कब करते हो? जब आप उसके लिए काम कर लेते हो, जब उसके लिए आप सर्विस प्रोवाइड कर लेते हो, आप उसको अर्न कर लेते हो। तो अनअर्न्ड ये वो इनकम है जिसके लिए अभी आपने कोई काम नहीं किया है, तो इसको हम बोल सकते हैं रिसीव इन एडवांस। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आपको कोई पैसा एडवांस में मिल जाए, अब यहां एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि अकाउंट्स में और हमारे डे टू डे बोलने के तरीके में एडवांस में बहुत फर्क होता है। जैसे कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है, ठीक है। 2023 अप्रैल में स्टार्ट हुआ तो मार्च 2024 तक चलेगा। आप आए, आपने 1 जनवरी को पैसा दिया कि जनवरी का भी ले लो सर, फरवरी का भी पैसा ले लो, और सर मार्च का भी पैसा ले लो। समझे यहां पे क्या हुआ? आप आए, आपने बोला सर जनवरी का भी पैसा ले लो, सर फरवरी का भी पैसा ले लो, सर मार्च का भी पैसा ले लो। आपने 3 महीने का पैसा हमको एडवांस दे दिया। ऐसे तो बोलेंगे कि सर हमने एडवांस पैसा दे दिया, सर आपको हमने एडवांस पैसा दे दिया, हर महीने की हमने आपको फीस एडवांस में दे दी 3 महीने की। बट अकाउंट्स में ये एडवांस नहीं है, अकाउंट में इसे एडवांस नहीं कहते हैं। रीजन क्या है? ये जनवरी फरवरी मार्च ये अभी सेम ईयर में ही लाई कर रहे हैं। तो अगर आप 1 अप्रैल में एडवांस पे कर दो, अप्रैल का भी, मई का भी, जून का भी, जुलाई का भी, अगस्त का भी, सितंबर का भी, अक्टूबर का भी, नवंबर का भी, दिसंबर का भी, जनवरी का भी, फरवरी का भी और मार्च का भी, मतलब पूरे साल का अगर आप पैसा 1 अप्रैल में एडवांस पे कर दो, अकाउंट उसको भी एडवांस नहीं बोलता है। अकाउंट्स के टर्म में एडवांस क्या होता है? एडवांस जब हम अकाउंट के टर्म में बोलते हैं एडवांस, तो इट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है। तो अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो कोई सा, और उसमें बोल रहा है कि जनवरी के मंथ का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, या चलो जनवरी हटा दो, आप अगस्त के मंथ का ट्रांजैक्शन कर रहे हो और सितंबर में
ठीक है, अगस्त मेरे मन में बार बार आता है, मेरा महीना है ना अगस्त। तो अगस्त के मंथ में आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो कि उसमें लिखा है कि सितंबर की रेंट आपने एडवांस में पे कर दी, तो उसे एडवांस नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ एक्सपेंस होएगा। एडवांस होने के लिए कंडीशन क्या है, वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहां पर देखो एडवांस कब होगा, कि जब आप 1 जनवरी को आते और बोलते सर जी जनवरी का पैसा ले लो, फरवरी का पैसा ले लो, मार्च का पैसा ले लो, अप्रैल का भी पैसा ले लो, अभी तो 12th भी है, तो मई का भी पैसा ले लो और जून का भी पैसा ले लो। आप 6 महीने का पैसा हमको देके गए 1 जनवरी को। तो अब अकाउंट्स में इसे देखो कैसे देखा जाएगा कि जनवरी इसी साल में एडवांस नहीं है, फरवरी इसी साल में एडवांस नहीं है, मार्च इसी साल में एडवांस नहीं है, साल खत्म हो गया ना, अप्रैल अगला साल एडवांस, मई अगला साल एडवांस, जून अगला साल एडवांस। तो हमको 6 महीने का पैसा मिला, जिसमें 3 महीना इसी साल का है, 3 महीना अगले साल का है, 3 महीने अगले साल में पड़ रहे हैं, तो ये मेरे लिए एडवांस होगा। और क्योंकि एडवांस में पैसा मिल रहा है तो ये कहलाएगा रिसीव इन एडवांस, मतलब अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, तो ये एक चीज बहुत अच्छे से याद कर लेना कि अकाउंट्स में एडवांस का मतलब होता है जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होता है। तो अगर आपको एडवांस में पैसा मिल रहा है तो वो आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि देखो अब तो हम फंस गए, अब तो हम फंस गए ना, अब तो हम छोड़ के भाग ही नहीं सकते, अब तो हमें पढ़ाना पड़ेगा। जनवरी भी पढ़ाएंगे, फरवरी भी पढ़ाएंगे, मार्च भी पढ़ाएंगे, अप्रैल भी पढ़ाएंगे, मई भी पढ़ाएंगे, जून भी पढ़ाएंगे। फिर जून के बाद बोलेंगे भैया तुम्हें नहीं पढ़ा पाएंगे अगर नहीं पढ़ाना होगा तो, बट जून तक हम उसको नहीं कर सकते। जून तक मेरे ऊपर एक लायबिलिटी है जो हमें प्रोवाइड करनी है। हाँ, पैसा वापस कर दो, भगा दो कि नहीं भैया नहीं जाओ, पैसा लो अपना जाओ, वो एक अलग चीज है। बट नॉर्मल एक बिजनेस की हम बात करें तो अनअर्न्ड इनकम मतलब रिसीव इन एडवांस। ठीक है, तो ये हमारी करंट लायबिलिटीज है जिनको हमें याद रखना है। कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज हो गई हमारी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद आता है तुम्हारा क्या कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, जिसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का एक कंबाइंड नेम भी है, ट्रेड पेबल, याद रखना इन दोनों का एक कंबाइंड नेम भी है ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल बोल देगा मतलब वो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के ही बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक बस करते हैं आज की क्लास का। इसमें दो चीजें और हैं, एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब हमने इस टर्म अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया था जब स्टार्ट किया था, लोन रिपेबल ऑन डिमांड, उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो जरा, और ये लास्ट चीज है आज की क्लास की। एक टर्म हम लोगों ने पढ़ा लायबिलिटी, लायबिलिटीज के अंडर एक टर्म आता है प्रोविजन, याद रखना ये लायबिलिटीज के अंदर ही आता है। ठीक है, थोड़ा सा अलग होता है लायबिलिटीज के, लेकिन उसी के अंडर ही इसको लेते हैं हम लोग। और एक और टर्म होता है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, ये लायबिलिटी के अंदर नहीं आती है, याद रखना कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के अंदर नहीं आती है। अब जरा समझो, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, क्लास 12 में वाइवा में पूछा जाएगा, 11 में पढ़ोगे 12 में वाइवा में पूछा जाएगा। ठीक है, देखो लायबिलिटी क्या है, जहां आपको पता है कि आपको पैसा पे करना है और आपको यह भी पता है कितना पे करना है, वो है लायबिलिटी। जहां पे देखो पेमेंट की भी श्योरिटी है, पेमेंट की क्या है श्योरिटी है, और अमाउंट भी आपको एग्जैक्ट पता है, वो आपके लिए लायबिलिटी हो गई, कितना पैसा देना है और देना तो आई। प्रोविजन क्या होता है, जहां पे पेमेंट श्योरिटी है लेकिन अमाउंट आपको एग्जैक्ट नहीं पता है। पेमेंट भी कह सकते हो या लॉस, लॉस के भी केस में कह सकते हैं कि आपको लग रहा है कि लॉस भी हो सकता है लेकिन आपको ये नहीं पता कितने का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी लायबिलिटीज होती है जहां पे पेमेंट हमें पता है करनी तो है
लेकिन हमें ये नहीं पता है कितनी करनी है। ठीक है, जैसे हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहा है, वर्कर का एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमें क्लेम देना पड़ेगा। तो ये तो हमें पता है यार, एक्सीडेंट होगा तो क्लेम देना पड़ेगा, और जिस हिसाब से ये लापरवाह होकर काम करते हैं एक्सीडेंट तो होता ही रहता है, तो कुछ ना कुछ तो हमें पैसा देना पड़ेगा, लेकिन एग्जैक्टली कितना देना पड़ेगा ये हमको नहीं पता है। तो पेमेंट की श्योरिटी है कि पेमेंट करना है, लेकिन अमाउंट नहीं पता है, वहां पे आप बना लेते हो प्रोविजन। तो प्रोविजन आप किसका क्रिएट करते हो? जहां पे लॉस का होना आपको लग रहा है कि लॉस हो सकता है, या पेमेंट आपको पता है कि करना ही करना है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं पता है, वहां आप क्रिएट करते हो प्रोविजन। तो लायबिलिटी आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता होती है, प्रोविजन एक एस्टिमेटेड अमाउंट पे आप प्रिपेयर कर लेते हो, इसलिए इसको लायबिलिटी के अंदर जरूर रखते हो। ठीक है, ये करंट लायबिलिटी के अंदर ही आते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये जो प्रोविजन होते हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर ही आते हैं। बट याद रखना ये लायबिलिटी से डिफरेंट कैसे होते हैं कि लायबिलिटी में आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता होता है, प्रोविजन एस्टिमेटेड अमाउंट होता है। प्रोविजन क्या होता है? एक एस्टिमेटेड अमाउंट होता है। हो सकता है एक्चुअल लायबिलिटी जब आए इससे ज्यादा भी हो जाए या उससे कम भी हो जाए, तो क्योंकि आपको पेमेंट नहीं श्योर होती है कि कितना अमाउंट वहां पे करना है, अमाउंट की श्योरिटी नहीं होती है, तो आप प्रोविजन बना लेते हो। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी देखो, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जहां पे पेमेंट ही अनसर्टेन है, अमाउंट तो दूर की बात है, पेमेंट अनसर्टेन है। देखो कॉन्टीजेंट वर्ड का मतलब ही समझो क्या होता है, जब आप वर्ड यूज करते हो कॉन्टीजेंट, तो कॉन्टीजेंट का मतलब होता है विच डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, जो किसी इवेंट पे डिपेंड करता है। अगर थोड़ा सा कभी कहीं सुनाओ कंटिजेंसी प्लान आपका क्या है? कंटिजेंसी प्लान मतलब अगर आपका मेन प्लान फेल हुआ तो दूसरा प्लान कौन सा है? तो दूसरा प्लान कब आएगा काम? जब मेन प्लान फेल होगा, तो एक इवेंट पे डिपेंड करता है। तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, ये लायबिलिटी एक इवेंट पे डिपेंड करती है, तो इसकी पेमेंट जो है वो इवेंट पे डिपेंड करती है। कैसे? अब हम पढ़ा रहे थे, एक बच्चा बात कर रहा था, हमने कस के उसको कंटा मार दिया, ठीक है, उसका एक दांत टूट गया, तो उसने कहा सर हम तो आपके खिलाफ करने वाले हैं केस, आई विल सी यू। ठीक है भाई, कर दो। वो कोर्ट में चला गया और कोर्ट में उसने मेरे खिलाफ कर दी कंप्लेन। अब देखो भाई, मानहानि का उसने मुकदमा दर्ज किया कि सर इनके ऊपर इन्होंने मेरी बेइज्जती करी, मेरा दांत टूटा, चलो दांत तो लग जाएगा, अच्छा वाला लगवा लेंगे, सोने का लगवा लेंगे, नहीं मेरी बेइज्जती तो हुई है, तो इनका मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया 10 लाख का। मैंने क्या बात है भाई, कर दो, ठीक है। अब कोर्ट में डेली बेसिस पे ट्रायल चल रहा है, कोर्ट ऑर्डर पास करेगा कि हाँ भाई वो लड़का जीत गया, उसके फेवर में डिसीजन दे दिया, तब तो हमें 10 लाख रुपए देने हैं। लेकिन अगर कोर्ट ने मेरे फेवर में डिसीजन दे दिया तब तो हमें 10 लाख नहीं देने हैं। तो उसी तरह अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो बिजनेस में कुछ डिस्प्यूट होते हैं, जो कुछ कोर्ट वोर्ट में केस चल रहे होते हैं। जैसे कि एक बार नाइके या रीबॉक, हमें एग्जैक्ट कंपनी नहीं आता, उसने एक एड लॉन्च किया, एक पर्टिकुलर शू लॉन्च किया था, और उसमें एड में कुछ उन्होंने इस तरीके से बोल दिया कि शू आपको फिट रखेगा। यूएस का एक बंदा था, उसने खरीदा, उसने पहना, कुछ महीने इस्तेमाल किया, उसके बाद गया कंज्यूमर कोर्ट में जाके उसने कंप्लेन कर दी। उसने कहा कि भाई देखिए ये जो है गलत बात कर रहे हैं, इन्होंने बोला जूता लेके हम फिट हो जाएंगे, पर देखिए हम तो वैसे ही मोटे के मोटे हैं, हम तो फिट हुए ही नहीं। ठीक है, कोर्ट में केस चला, तो अब कंपनी ने क्या किया, वहां पे क्रिएट कर लिया कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। इसको कहीं बैलेंस शीट में नहीं दिखाएगी, ये लायबिलिटी में भी नहीं आएगा, याद रखना, ये दोनों लायबिलिटी में आता है बट ये लायबिलिटी में नहीं आता है। लेकिन कंपनी इसको कहीं नोट में लिख देगी कि भैया मेरे खिलाफ एक केस चल रहा है, और यकीन करो कोर्ट में जो है उस बंदे के फेवर में डिसीजन आ गया और कंपनी को कई करोड़ का उसको जो है कंपनसेशन देना पड़ गया। तो जब कोर्ट ने ये डिसीजन ले लिया कि हाँ भाई आपने गलत ऐड किया, आप इसको कंपनसेट करोगे, वहां पे कंपनी क्या करेगी, इस कॉन्टीजेंट लायबिलिटी को लायबिलिटी में कन्वर्ट करेगी। बट फिलहाल अभी वो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि पेमेंट उसका जो है इवेंट पे डिपेंड करता है कि वो कोर्ट से क्या डिसीजन आएगा, तो इसलिए अभी पेमेंट सर्टेन ही हो सकता पे करे, हो सकता ना पे करे, अमाउंट तो बहुत बात की चीज है, इसलिए उसको आप कॉन्टीजेंट लायबिलिटी करके, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी की कोई अमाउंट नहीं होती, बस एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आप अपने बुक्स में मेंशन कर देते हो कि ये है आपकी कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। तो यहां पे हमारा पूरा लायबिलिटी वाला पार्ट कंप्लीट होता है।